कभी आपने सोचा है कि लोग जो कहते हैं और जो वो असल में महसूस करते हैं उसमें इतना फर्क क्यों होता है? या जब कोई कुछ कहता है तो उसके पीछे का असली इरादा क्या हो सकता है? ये सवाल तो सबके मन में आता है कभी ना कभी। हाँ, तो आज हम पैट्रिक किंग की किताब रीड पीपल लाइक अ बुक के सारांश के जरिए इन्हीं सवालों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। जी। और एक बात साफ कर दें, ये कोई जादू टोना या दिमाग पढ़ने की तरकीब नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये इंसानी भावनाओं, विचारों, इरादों और हाँ, व्यवहारों को बारीकी से समझने की एक कला है। एक कला से ही कहा आपने। तो इस चर्चा का मकसद, मतलब हमारा मिशन ये है कि इस किताब के सारांश से वो खास नुक्ते निकालें जो हमारे आपसी संवाद, हमारी हमदर्दी और हमारे रिश्तों को बेहतर बनाने में मददगार साबित हों। जी। ये उन सभी के लिए है जो इंसानी बर्ताव की गहराइयों को समझना चाहते हैं, वो भी बिना जानकारी के बोझ तले दबे हुए, जल्दी और असरदार तरीके से। आपने बिल्कुल सही दिशा दी। और ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा आपने कहा भी, कि इसका लक्ष्य किसी पर हावी होना या किसी को अपनी बातों में उलझाना कतई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद है लोगों को एक ज्यादा गहरे, ज्यादा सच्चे स्तर पर समझना। और यही समझ हमें बेहतर रिश्ते बनाने और रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली अनगिनत गलतफहमियों से बचाने में मदद कर सकती है। सही बात है। हाँ, तो ठीक है, चलिए फिर इसे खोलते हैं परत दर परत। जी जरूर। शुरुआत करते हैं पहले अध्याय के सबसे बुनियादी विचार से। वो ये कि माइंड रीडिंग या दिमाग पढ़ने वाली बात, ये असल में एक मिथक है, एक भ्रम है। हाँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में। कोई भी सचमुच किसी दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है ये नहीं जान सकता। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। देखिए, हम दिमाग नहीं पढ़ सकते, ये सच है, लेकिन हम व्यवहार को देख सकते हैं। अच्छा। उसके पैटर्न यानी तौर तरीकों को पहचान सकते हैं और जो भावनात्मक संकेत मिल रहे हैं उन्हें समझ सकते हैं। भावनात्मक संकेत? हाँ, और सबसे अहम बात जिस पर किताब जोर देती है, बिना किसी पहले से बनी हुई धारणा के सिर्फ देखना, मतलब निरीक्षण करना। सिर्फ देखना, बिना जज किए? बिल्कुल। हमें जो दिख रहा है वो तथ्य है और हम उसका जो मतलब निकाल रहे हैं वो हमारी व्याख्या या धारणा है। इन दोनों के बीच एक साफ लकीर खींचनी होगी, तथ्यों को व्याख्याओं से अलग रखना होगा। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर शायद करने में उतना नहीं। हाँ, मुश्किल तो है। जैसे अगर कोई बात करते हुए नजरें चुरा रहा है तो हम फौरन सोच लेते हैं कि जरूर कुछ छुपा रहा है या झूठ बोल रहा है। ये तो आम है। बिल्कुल, और यही हमारी पहली गलती हो सकती है। वो धारणा हावी हो जाती है। अच्छा। नजरें चुराने का मतलब सिर्फ झूठ बोलना नहीं होता। हो सकता है वो इंसान शर्मीला हो। हाँ, ये भी हो सकता है। या उसे उस माहौल में घबराहट हो रही हो, या शायद वो किसी गहरी सोच में डूबा हो। ओह। तो हमने देखा नजरें चुराना, ये तथ्य है। ठीक। हमने मतलब निकाला वो झूठ बोल रहा है। ये हमारी व्याख्या है, हमारी धारणा। किताब कहती है कि हमें इस व्याख्या वाले हिस्से पर थोड़ी लगाम लगानी होगी और सिर्फ तथ्यों पर ध्यान देना होगा, कम से कम शुरुआत में। ये तो वाकई सोचने वाली बात है, कितनी जल्दी हम अपनी धारणाओं को हकीकत मान लेते हैं। हाँ, बहुत जल्दी। अच्छा, तो अगर हम सिर्फ व्यवहार देख रहे हैं बिना मतलब निकाले, तो उसे समझने की चाबी कहाँ मिलेगी? शायद दूसरे अध्याय में, जहां मानव स्वभाव की कुछ बुनियादी जरूरतों की बात की गई है। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। किताब बताती है कि हम सबके अंदर कुछ बुनियादी मनोवैज्ञानिक जरूरतें होती हैं। अच्छा। जैसे सुरक्षित महसूस करने की जरूरत। हम सब सेफ फील करना चाहते हैं। हाँ, वो तो है। दूसरों से जुड़ाव या अपनेपन की इच्छा, मतलब बिलोंगिंग। नामंजूर किए जाने या अस्वीकृति का डर, रिजेक्शन का डर किसे नहीं होता? सही बात। और अपना आत्मसम्मान, अपनी सेल्फ एस्टीम बनाए रखने की तीव्र इच्छा। अच्छा, ये 4-5 मुख्य जरूरतें हैं। जी, और ये जरूरतें कैसे व्यवहार को समझने में मदद करती हैं? हाँ, यही मेरा अगला सवाल था। यहाँ आकर्षक बात यह है, जब हम इन जरूरतों के चश्मे से लोगों के व्यवहार को देखते हैं, तो उनके कई काम जो पहले अजीब या बेवजह लगते थे, वो अचानक समझ में आने लगते हैं। कोई उदाहरण दे सकती हैं? मान लीजिए कोई सहकर्मी है जो हमेशा मीटिंग में हर बात पर सहमत हो जाता है। हाँ जी, करता है। हाँ, देखा है ऐसा। भले ही बाद में वो अकेले में शिकायत करे। हो सकता है ये उसके अंदर अस्वीकृति के डर की वजह से हो, या शायद वो टकराव से बचना चाहता है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस। एग्जैक्टली। जब हम उसकी इस अंदरूनी जरूरत या डर को समझते हैं, तो उसका व्यवहार कमजोर नहीं लगता। अच्छा।
बल्कि उसकी अपनी भावनात्मक दुनिया के हिसाब से तार्किक लगने लगता है, लॉजिकल। वाह। तो हम भविष्य का अनुमान उसके दिमाग को पढ़कर नहीं, बल्कि उसके संभावित भावनात्मक प्रेरणाओं को समझकर लगा सकते हैं। तो मतलब भावनाएं यहाँ सच में ड्राइवर सीट पर हैं। बिल्कुल, भावनाएं ही हमारे ज्यादातर व्यवहार को चलाती हैं। यानी दूसरों को समझने के लिए पहले भावनाओं के इस पूरे खेल को समझना होगा। जी हाँ। और शायद इसीलिए तीसरा अध्याय भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल कोशंट या ईक्यू पर इतना जोर देता है। हाँ, बहुत जरूरी है। तो क्या दूसरों की भावनाओं को समझने से पहले अपनी भावनाओं पर पकड़ बनाना जरूरी है? अनिवार्य है। आप दूसरों को क्या समझेंगे अगर आप खुद को ही नहीं समझते? ईक्यू के 3 खास पहलू किताब में बताए गए हैं। पहला, अपनी खुद की भावनाओं को पहचानना। मतलब ये जानना कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। हाँ, क्या मैं इस वक्त गुस्से में हूँ, निराश हूँ या उत्साहित हूँ? दूसरा, अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर काबू रखना। जी। क्या मैं हर छोटी बात पर भड़क जाता हूँ या शांत रहकर सोच सकता हूँ? और तीसरा, दूसरों के प्रति सहानुभूति रख पाना। एम्पैथी। हाँ, खुद को उनकी जगह रखकर महसूस करने की कोशिश करना। और ये अपनी भावनाओं पर काबू रखना क्यों इतना जरूरी है जब हम दूसरों को समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम खुद ही किसी भावना के ज्वार में बह रहे हैं, मान लीजिए हम किसी से पहले से ही नाराज हैं, तो हम उसके व्यवहार को निष्पक्ष होकर कैसे देख पाएंगे? हमारी नाराजगी हर चीज को अपने रंग में रंग देगी, है ना? हाँ, ये तो है। हमारा जजमेंट क्लाउडेड हो जाएगा। बिल्कुल। इसीलिए किताब एक अच्छी टिप देती है। क्या? किसी के बारे में कोई राय बनाने से पहले एक पल रुककर खुद से पूछें, क्या मैं अभी अपनी भावनाओं के आधार पर प्रतिक्रिया दे रहा हूँ या जो सचमुच दिख रहा है उसे देख रहा हूँ? ये सवाल पूछना जरूरी है। बहुत जरूरी। ये आत्म जागरूकता, ये सेल्फ अवेयरनेस ही दूसरों को सही मायने में समझने की पहली सीढ़ी है। ये तो बहुत ही व्यावहारिक सलाह है। ठीक है, तो आत्म जागरूकता हो गई, भावनाओं को समझ लिया। अब असल में दूसरों में देखना क्या है? हाँ, अब आते हैं एक्शन पर। चौथा अध्याय अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन की कला के बारे में है। और लेखक का तो ये भी कहना है कि अवलोकन हमारी गट फीलिंग या अंतर्ज्ञान से ज्यादा ताकतवर है। हाँ, ये थोड़ा हैरान करने वाला है क्योंकि हम अक्सर कहते हैं मेरी गट फीलिंग कह रही है या मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है। हाँ, ये एक आम धारणा है, लेकिन किताब ये तर्क देती है कि अंतर्ज्ञान या गट फीलिंग अक्सर हमारे अपने पूर्वाग्रहों, हमारे डर और हमारी इच्छाओं का मिलाजुला रूप होता है। अच्छा, मतलब वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता? ज्यादातर नहीं, जबकि सचेत अवलोकन जब हम ध्यान से देखते हैं वो हमें ठोस जानकारी देता है। लेखक ने अवलोकन के 3 स्तर बताए हैं जो हमें एक पूरी तस्वीर बनाने में मदद करते हैं। 3 स्तर कौन कौन से? पहला है शारीरिक स्तर। इसमें वो सब आता है जो हम आंखों से देख सकते हैं। हाव भाव, इशारे, आवाज का उतार चढ़ाव, टोन, शरीर की मुद्रा, पोस्चर, आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट, यहाँ तक कि पहनावा भी। ठीक है, जो फिजिकली दिख रहा है। हाँ। दूसरा है प्रासंगिक स्तर यानी कॉन्टेक्स्ट। किस संदर्भ में ये सब हो रहा है? माहौल कैसा है? माहौल कैसा है, स्थिति क्या है, लोगों के आपस में रिश्ते कैसे हैं। अकेले में किसी का व्यवहार दोस्तों के साथ उसके व्यवहार से बहुत अलग हो सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। और तीसरा, जो शायद सबसे गहरा स्तर है, वो है व्यवहार पैटर्न स्तर। पैटर्न मतलब दोहराव। बिल्कुल। क्या कोई खास व्यवहार बार बार दोहराया जा रहा है? क्या कोई आदत है? जैसे एक बार पैर थपथपाना शायद कुछ ना हो सकता है बस ऐसे ही कर दिया। हाँ। लेकिन अगर कोई हर तनावपूर्ण स्थिति में पैर थपथपाता है तो ये एक पैटर्न है और ये पैटर्न हमें कुछ बता रहा है। ये पैटर्न वाली बात दिलचस्प है, जैसे आपने पहले नजरें चुराने का उदाहरण दिया था। जी। अगर कोई सिर्फ एक बार ऐसा करे तो शायद कुछ नहीं, पर अगर वो हमेशा मुश्किल सवालों पर नजरें चुराता है तो ये एक पैटर्न बन जाता है। बिल्कुल, यहीं पर अवलोकन की असली शक्ति है। एक अकेला संकेत गुमराह कर सकता है, लेकिन समय के साथ उभरने वाले पैटर्न हमें व्यक्ति के स्वभाव, उसकी प्रतिक्रियाओं और शायद उसकी अंदरूनी कश्मकश के बारे में ज्यादा भरोसेमंद जानकारी देते हैं। अच्छा। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है क्योंकि हम अक्सर तत्कालिक संकेतों पर कूद पड़ते हैं, जबकि असली कहानी पैटर्न में छिपी होती है। सही कहा, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, धैर्य रखना पड़ता है। चलिए अब अवलोकन के पहले स्तर यानी शारीरिक हाव भाव और गैर मौखिक संकेतों पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। ये 5वें अध्याय का फोकस है। हाँ, बॉडी लैंग्वेज। और ये कहा जाता है कि हमारा ज्यादातर संवाद बिना शब्दों के होता है,
शायद 60% से भी ज्यादा। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये आंकड़ा अक्सर दिया जाता है और ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के महत्व को दिखाता भी है। किताब कुछ आम संकेतों का जिक्र करती है, लेकिन एक बड़ी चेतावनी के साथ। चेतावनी क्या? कि हमेशा संदर्भ के साथ देखें। खैर, कुछ आम संकेत हैं, जैसे आंखें। नजरें चुराना असहजता या टालने की कोशिश दिखा सकता है, जबकि लगातार आंखें मिलाकर बात करना आत्मविश्वास दिखा सकता है, ईमानदारी भी, या कभी-कभी थोड़ी आक्रामकता भी। अच्छा, ये भी हो सकता है। फिर बाहें, सीने पर बंदी बाहें अक्सर रक्षात्मक या बंद रवैये से जोड़ी जाती हैं। हाँ, जैसे कोई शील्ड बना लियो। बिल्कुल, जबकि खुली बाहें आराम और खुलेपन का प्रतीक हो सकती हैं। ठीक है। और मुद्रा यानी पोस्चर, आगे की ओर झुकना आमतौर पर रुचि और जुड़ाव दिखाता है। हाँ। जैसे आप सुनने में इंटरेस्टेड हैं। और पीछे हटना या शरीर को दूर कर लेना वो अरुचि या असहमति का संकेत हो सकता है। अच्छा, और इसी अध्याय में माइक्रो एक्सप्रेशंस का भी जिक्र है। ये क्या भला है? सुनने में तो किसी जासूसी नॉवल जैसा लगता है। हाँ, कुछ हद तक। माइक्रो एक्सप्रेशंस चेहरे पर बिजली की तरह कौंध कर गुजर जाने वाले भाव होते हैं। बिजली की तरह? हाँ, मतलब सेकंड के एक छोटे से हिस्से के लिए दिखते हैं, जैसे 115वें या 125वें सेकंड के लिए। ओह, बहुत तेज। बहुत तेज। ये अक्सर तब दिखते हैं जब कोई अपनी असल भावना, जैसे डर, गुस्सा या सच्ची खुशी को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, और वो असली भाव एक पल के लिए बाहर झलक जाता है, कंट्रोल हटने से। इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है और इसके लिए काफी अभ्यास चाहिए। लेकिन अगर पकड़ लिया तो ये असल भावनाओं का एक शक्तिशाली सुराग हो सकते हैं। दिलचस्प। पर क्या इन संकेतों पर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है? कहीं ऐसा ना हो कि कोई थकान की वजह से आंखें मल रहा हो और हम समझें कि वो झूठ बोल रहा है? कभी भी किसी एक अकेले संकेत के आधार पर निष्कर्ष पर ना कूदें। नेवर। एक संकेत काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। हमेशा पूरी तस्वीर देखें। क्या व्यक्ति थका हुआ लग रहा है? क्या कमरे में बहुत गर्मी है या ठंड है? हाँ, ये सभी तो असर डालता है। क्या वो किसी ऐसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से है जहां नजरें मिलाकर बात करना असभ्यता माना जाता है? ये भी एक पॉइंट है। संदर्भ ही राजा है। कॉन्टेक्स्ट इज किंग। संकेतों के समूह देखें, मतलब क्लस्टर्स। क्या कई संकेत एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं? अच्छा, क्लस्टर्स। और उन्हें व्यक्ति के सामान्य व्यवहार, उसकी बेस लाइन से तुलना करें, मतलब वो आमतौर पर कैसा रहता है और अभी कैसा है। ठीक है, ये समझ आया। तो शरीर की भाषा देख ली, संदर्भ समझ लिया, पर लोग बोलते भी तो हैं। हाँ, बिल्कुल। छठे अध्याय में शब्दों, लहजे और आवाज की बात की गई है। ये कैसे सुराग देते हैं? देखिए, शब्द सिर्फ जानकारी नहीं देते, वो बहुत कुछ और भी बताते हैं। व्यक्ति किन शब्दों का चुनाव कर रहा है, औपचारिक शब्द हैं या अनौपचारिक, सकारात्मक है या नकारात्मक, इससे उसकी मानसिकता, उसके मूल्यों, उसकी पृष्ठभूमि का अंदाजा लग सकता है। फिर आता है लहजा, टोन। ये शब्दों के पीछे छिपी भावना को उजागर करता है। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, क्या आवाज में व्यंग्य है, सरकाज़म, उत्साह है, चिढ़ है या उदासी है? हाँ, एक ही वाक्य अलग अलग टोन में बिल्कुल अलग मतलब दे सकता है। एग्जैक्टली। फिर आवाज का उतार चढ़ाव, पिच, बोलने की गति, ये सब मायने रखता है। गति कैसे? तेज गति अक्सर घबराहट या उत्साह दिखाती है। धीमी गति नियंत्रण या सोच विचार का संकेत हो सकती है। ये सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। इसी अध्याय में मिररिंग यानी प्रतिबिंबित करने की तकनीक का भी जिक्र है। ये क्या है और क्या ये सच में काम करती है? कहीं ये बनावटी ना लगे? मिररिंग का मतलब है बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, ध्यान रहे, सूक्ष्म तरीके से सामने वाले व्यक्ति के हाव भाव, मुद्रा या बोलने के लहजे की नकल करना। हाँ, पर हल्की सी। ये जानबूझकर और बहुत ज्यादा नहीं किया जाना चाहिए, वरना बिल्कुल बनावटी लगेगा और उल्टा असर होगा। हाँ, वो तो अजीब लगेगा। लेकिन जब इसे स्वाभाविक रूप से या बहुत हल्के से किया जाता है तो ये एक शक्तिशाली तकनीक हो सकती है। क्यों? ऐसा क्या होता है? क्योंकि ये अवचेतन स्तर पर सबकॉन्शियसली सामने वाले को संकेत देता है कि हम एक जैसे हैं, मैं तुम्हें समझ रहा हूं। अच्छा। इससे एक तरह का तालमेल बनता है, रैपो बिल्ड होता है, विश्वास बढ़ता है और व्यक्ति ज्यादा सहज महसूस करता है, खुलकर बात कर पाता है। ये थोड़ा हैरान करने वाला है, पर मनोवैज्ञानिक रूप से ये काम करता है? हाँ, ये काम करता है, बस इसे सलीके से करना होता है। दिलचस्प है। अच्छा, अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद कई लोगों के मन में होगा। क्या इन तकनीकों से झूठ या छिपे इरादों का पता लगाया जा सकता है? 7वां अध्याय इसी बारे में है ना? हाँ, ये एक पेचीदा विषय है
और बहुत पॉपुलर भी। हाँ, लोग जानना चाहते हैं कि झूठ कैसे पकड़ें। किताब साफ कहती है कि कोई एक अचूक संकेत नहीं है, कोई मैजिक बुलेट नहीं है जो 100% बता दे कि कोई झूठ बोल रहा है। मतलब पिनोकियो की नाक असल जिंदगी में नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, कुछ विसंगतियां या पैटर्न हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है। अच्छा, वो क्या है? पहली चीज, कथनी और करनी में फर्क। क्या व्यक्ति जो कह रहा है उसका व्यवहार, उसकी बॉडी लैंग्वेज उससे मेल खाती है? शब्दों और एक्शन में तालमेल। हाँ। दूसरी, कहानी में विरोधाभास। क्या बार बार पूछने पर कहानी बदल जाती है या उसमें झोल नजर आता है, डिटेल्स मैच नहीं करते? तीसरी, अस्पष्टता। क्या व्यक्ति सीधी बात करने से बच रहा है, गोलमोल जवाब दे रहा है, या फिर जरूरत से ज्यादा जानकारी दे रहा है, ओवर एक्सप्लेन कर रहा है? हाँ, कभी कभी ज्यादा बोलना भी शक पैदा करता है। बिल्कुल। चौथी, भावनात्मक असंगति। क्या चेहरे के भाव या आवाज का लहजा कही जा रही बात से मेल नहीं खा रहा? जैसे कोई बुरी खबर देते हुए मुस्कुरा रहा हो या दुख जताते हुए आवाज में खुशी झलक रही हो। ये तो पकड़ा जा सकता है शायद। हाँ, ये काफी रिवीलिंग हो सकता है। और पांचवी, असामान्य शारीरिक संकेत। सामान्य से ज्यादा नजरें चुराना या उल्टा जरूरत से ज्यादा आंखें गड़ाए रखना, बेचैनी दिखाना, फिजिटिंग करना। हालांकि ये सिर्फ घबराहट के भी संकेत हो सकते हैं, झूठ के नहीं। हाँ, ये मुश्किल है। तो फिर करना क्या चाहिए अगर हमें शक हो? सीधे पूछ लें, तुम झूठ बोल रहे हो? नहीं, किताब का गोल्डन रूल है, आरोप न लगाएं। आरोप ना लगाएं। सीधे टकराव से बचें, उससे बात बिगड़ सकती है और सामने वाला और डिफेंसिव हो सकता है। तो फिर बस अवलोकन करते रहें, जानकारी इकट्ठा करें और समय के साथ पैटर्न देखें। फिर से वही बात, पैटर्न। हाँ, एक बार का विरोधाभास या अजीब व्यवहार कुछ भी साबित नहीं करता। हो सकता है उस दिन व्यक्ति का मूड खराब हो या वो किसी और तनाव में हो। सही। लेकिन अगर ये पैटर्न बार बार दोहराया जाता है तो ये आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि हम कितनी आसानी से किसी एक संकेत को पकड़कर निष्कर्ष बना लेते हैं, जबकि सच्चाई अक्सर धीरे धीरे कई संकेतों के मेल से सामने आती है। धैर्य यहाँ बहुत जरूरी है। सही कहा। धैर्य और पैटर्न पर नजर, ये जरूरी सबक है। हाँ। अब आखिर के अध्यायों की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 8 और 9 ये व्यक्तित्व के प्रकारों और सबसे जरूरी सहानुभूति यानी एम्पैथी पर बात करते हैं। जी। व्यक्तित्व प्रकार जैसे बिग 5, ओशन या अंतर्मुखी बहिर्मुखी, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, ये सब कैसे मदद करते हैं लोगों को समझने में? ये व्यक्तित्व मॉडल जैसे बिग 5, ओशन का मतलब है ओपननेस, नए अनुभवों के लिए खुलापन, कॉन्शियसनेस, जिम्मेदारी, संगठन, एक्सट्रावर्जन, बहिर्मुखता, सामाजिकता, अग्रीएबलनेस, सहमतता, दूसरों के प्रति सहयोग, और न्यूरोटिसिज्म, भावनात्मक अस्थिरता। ये हमें लोगों के व्यवहार को समझने के लिए एक तरह का ढांचा देते हैं, एक फ्रेमवर्क। कैसे? ये जानने से हमें मदद मिलती है कि कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कैसा है, उसकी बेसिक टेंडेंसी क्या है। अच्छा। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अग्रीएबलनेस में बहुत ऊंचा है, मतलब बहुत सहयोगी और सहमत होने वाला है, तो वो शायद टकराव से बचने के लिए आपकी बात से सहमत हो जाए, भले ही वो मन ही मन असहमत हो। ये जानने से आप उसकी हाँ का सही मतलब समझ सकते हैं। आप शायद उससे बाद में अकेले में पूछ सकते हैं कि वो सच में क्या सोचता है। ये तो उपयोगी है। इसी तरह अगर कोई स्वाभाविक रूप से अंतर्मुखी है, इंट्रोवर्ट है, और किसी पार्टी में चुपचाप कोने में खड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नाराज है या बोर हो रहा है। हो सकता है वो बस अपनी स्वाभाविक स्थिति में, सोशल बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो। मतलब जजमेंट से बचाता है ये जानना। बिल्कुल। ये मॉडल हमें लोगों के व्यवहार को उनके स्वभाव के संदर्भ में देखने में मदद करते हैं। और फिर आती है सहानुभूति। ऐसा लगता है कि ये सब तकनीकों और मॉडलों से भी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, आप सही समझे। किताब का निचोड़ शायद यही है। किसी को पढ़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका अंततः सहानुभूति ही है, एम्पैथी। कैसे? खुद को उस व्यक्ति की जगह रखकर महसूस करने की कोशिश करना, उसकी भावनाएं, उसके डर, उसकी उम्मीदें क्या हो सकती हैं, वो इस सिचुएशन को कैसे देख रहा होगा। जब हम किसी को सिर्फ विश्लेषण करने के इरादे से नहीं, बल्कि सच में समझने के इरादे से सुनते हैं, जब हम जवाब देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए सुनते हैं, तो एक गहरा कनेक्शन बनता है। सहानुभूति हमें उन दीवारों के पार देखने में मदद करती है जो लोग अक्सर अपनी असल भावनाओं को छिपाने के लिए खड़ी कर लेते हैं।
वाह। ये हमें शब्दों के पीछे छिपे इंसान तक ले जाती है। तो इस पूरी गहरी बातचीत का सार क्या निकलता है? अगर हमें कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? क्या आप संक्षेप में बता सकती हैं? हाँ, जरूर। मेरे ख्याल से ये 5 बातें सबसे अहम हैं। जी। पहली, लोगों के काम या व्यवहार अक्सर तब समझ में आने लगते हैं जब हम उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। भावनाएं कुंजी हैं। ठीक है। दूसरी, जो कहा नहीं गया मतलब नॉन वर्बल संकेत, वो अक्सर कहे गए शब्दों से ज्यादा मायने रखता है। बॉडी लैंग्वेज, टोन, ये सब। तीसरी, किसी भी व्यवहार को अकेले में नहीं बल्कि हमेशा उसके संदर्भ और पैटर्न में देखें। कॉन्टेक्स्ट और पैटर्न। सही। चौथी, सच्ची समझ सिर्फ दिमाग से नहीं दिल से भी आती है। सहानुभूति और सच्ची जिज्ञासा अंतर्ज्ञान से ज्यादा शक्तिशाली है। दिल से समझना। और पांचवी और शायद सबसे बुनियादी, ये सब शुरू होता है खुद से। अपनी भावनाओं और पूर्वाग्रहों के प्रति जागरूकता यानी आत्म जागरूकता ही दूसरों को समझने की नींव है। ये तो बहुत अच्छे से आपने सार बता दिया। 5 बहुत ही महत्वपूर्ण नुक्ते। हाँ, और फिर से दोहराना चाहूंगी कि ये सारी समझ, ये सारी कला सहानुभूति बढ़ाने, रिश्ते मजबूत करने और गलतफहमियों को कम करने के लिए है। हाँ, ये मकसद जरूर ध्यान रखना है। न कि किसी को नियंत्रित करने या चालाकी दिखाने के लिए। जैसा कि किताब में कुछ बेहतरीन पंक्तियां हैं। बताइए। एक है, लोग आपको लगातार बताते रहते हैं कि वो कौन है, अगर आप ध्यान से सुनने और देखने को तैयार हैं। वाह, ध्यान से सुनना और देखना। दूसरी, बिना किसी फैसले के किया गया अवलोकन ही सच्ची समझ की कुंजी है। बिना जजमेंट के देखना। और तीसरी, लोगों को पढ़ना उनके आर पार देखना नहीं है बल्कि उन्हें ज्यादा स्पष्ट रूप से देखना है। ज्यादा स्पष्ट रूप से देखना, क्या बात है। ये पंक्तियां तो अपने आप में बहुत गहरी हैं। जी। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं, जो शायद इस चर्चा से ही निकला है पर हमने सीधे बात नहीं की। जरूर। जरा सोचिए, अगर अगले सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आप सचेत रूप से सिर्फ एक अवलोकन तकनीक पर ध्यान दें। मान लीजिए आप सिर्फ लोगों के बात करते समय उनकी आवाज के लहजे पर गौर करेंगे, या शायद सिर्फ ये देखेंगे कि कब वो नजरें मिलाते हैं और कब हटाते हैं। कोई भी एक चीज। हाँ, सिर्फ एक चीज। तो इस छोटे से प्रयोग से आपकी रोजमर्रा की बातचीत और समझ में क्या फर्क आ सकता है? ये वाकई एक दिलचस्प प्रयोग हो सकता है अपने सामाजिक कौशल को परखने और बढ़ाने का 1 हफ्ते का चैलेंज। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।